हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल CAPF विद कुमार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम CAPF की PY सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर दिया है। साइंस का पार्ट 1 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो पब्लिश ऑलरेडी हो चुके हैं। ये उसका साइंस का पार्ट 2 है, जिसमें हम 2023 के PYQ को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही उनके सोर्सेज के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इस टाइप की वीडियोस जो आएँ वो आपको मिल सकें। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब मेरा कंटेंट कुछ हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सीधे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम 2023 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और साइंस के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो पहला क्वेश्चन है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये बोल रहा है प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए हमें, है ना, फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्ट, ऑल सॉल्यूबल सॉल्ट्स, वो कौन से मेथड के जरिए हमें प्राप्त हो सकता है। पहला मेथड पासिंग वाटर थ्रू माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, दूसरा कैल्गन मेथड, तीसरा पासिंग वाटर थ्रू अ कैटाइन एक्सचेंज एंड एनाइन एक्सचेंज रेजिन बेड और बाई बॉइलिंग। चौथा वाला ऑप्शन सीधे सीधे खत्म है। पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा आंसर सी है कि हम इसे रेजिन बेड से पास करेंगे, जिसमें कैटाइन एक्सचेंज और एनाइन एक्सचेंज की जगह जितने भी मेटल्स हैं वो हट जाएंगे। ये तो हुआ हमारा आंसर। उसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ये कैल्गन मेथड क्या होता है। तो कैल्गन क्या है, एक कंपाउंड है ना। इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, कि वाटर में से मैग्नीशियम साल्ट को हटाने के लिए, या फिर वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हो सकता है अगली बार ये कैल्गन के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ कॉपर सल्फाइड प्रोड्यूस कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, आइडेंटिफाई द स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रिस्पेक्टिवली। इन्होंने सिंपल ये पूछा है, तो इसका आंसर है ए। अब आंसर पे डिस्कस करने से पहले हम B, C, D के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर एंड सल्फर ऑफ SO2, ये आंसर होने वाला नहीं है हमारा। कॉपर एंड ऑक्सीजन ऑफ SO2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो ज़बरदस्ती के बनाए गए हैं। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो, कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया है, छोड़ा है, और जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, इस वाले सल्फर को क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा ही बाउंसर क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, सबसे पहले नॉट को हाईलाइट किया है, नॉट को मार्क कर लिया, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ये क्वेश्चन जनरली कहीं पे भी नहीं दिया हुआ था, बड़ा ही वेक टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली लीव करने वाले होते हैं। फिर भी हम पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन था, देखते हैं। सीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है, ए एडिशन ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ जिप्सम लेंथन्स द सेटिंग पीरियड ऑफ सीमेंट। अच्छा, ये अगर हम कॉमनली सोचें, हाँ यार ये तो हमें लगा भी, अच्छा जिप्सम क्या, हम सीमेंट को यूज़ करते हैं किस लिए, कि भाई उसकी सेटिंग को, पीरियड को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाने के लिए। ये वाला स्टेटमेंट हम सही कर सकते हैं। फिर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोलाइडल थ्योरी जेल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड एंड व्हेन दिस जेल्स हार्डन्स द सेट सीमेंट लूजेस दिस स्ट्रेंथ। ये भी सही बात है। ठीक है, फिर तीसरे की बात करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये गलत है।
और जबकि हमें वहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। चौथे वाले को भी पढ़ लेते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल स्ट्रेंथ विच ऑकर्स इन अबाउट अ ईयर। ये बात सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया सी। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट पूछा है रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। कौन सा ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है? तो सिंपल देखो, आयरन रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट करता है। ये पीटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ये प्लेटिनियम। आपको सिर्फ इतना पता होता है कि इसका मतलब प्लेटिनियम है, तो आप सीधे सीधे इसी को मार्क कर देते हैं। आंसर हमारा क्या होगा ये कि प्लेटिनियम गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स हैज़ इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन। अब ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियस किसके पास अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम होगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो कौन है? तो हमने सिंपली पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास न्यूक्लियस के अलावा अपना खुद का डीएनए होता है। अब देखो थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये सिंपली एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ भी है। लाइन कैसे दिया हुआ है देखो, ये एनसीईआरटी का मैंने कट रखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल in the sense that they have own DNA and ribosome, therefore mitochondria are able to make some of their own protein, ठीक है। ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये भी जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। इसका काम है एनर्जी सिंथेसिस करना, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय। इनमें से किसके जरिए ये रिकॉग्नाइज और कैरिड किए जाते हैं? क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई बताओ इनमें से किसके जरिए ये कैरिड और वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो कंसेप्ट सिंपल कह रहा है कि हमारा कि जो ये एमआरएनए, एक मिनट रुकिएगा, कि जो एमआरएनए है उसके केस में क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा स्टेबल कर लूँ मैं। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है एमआरएनए वाला, तो इसके बारे में हम देख लें। इसका आंसर सिंपली मैं बता दूं टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। क्या है? ट्रांसफर आरएनए। देखो अब ये आंसर तो मैंने आपको बता दिया। इनके बारे में भी जान लेते कि एमआरएनए का काम क्या है, एसएनआर आरएनए का काम क्या है, एमआईआरएनए का काम क्या है। एमआरएनए का फुल फॉर्म पहले तो जान लेते हैं, मैसेंजर आरएनए। इसका काम क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है, तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस से वो ट्रांसक्रिप्ट लेके आएगा, कि मतलब एक तरीके से फॉर्मूला लेके आएगा कि भाई अमीनो एसिड्स कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लेके आएगा। अब इस फॉर्मूला को कौन रीड करेगा? टीआरएनए है, वो इस फॉर्मूला को रीड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को कैरिड करता है, ठीक है। तो एमआरएनए का काम क्या है? मैसेंजर है ये, कि वहाँ से वो फॉर्मूला लेके आता है कि भाई प्रोटीन कैसे बनना है, उसका फॉर्मूला मेरे पास है, या फिर बोल सकते हैं रेसिपी लेके आता है। दूसरा एसएनआरएनए का काम क्या होता है? ये स्प्लाइसिंग का काम है, स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रोन्स। आप इतना याद रखिए, ज़्यादा टेक्निकल में आप पढ़िए मत, कि सिंपल इतना याद रखिए कि इसका काम है स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रोन्स, ठीक है। एमआईआरएनए का काम क्या है? ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ना, और इसका फुल फॉर्म है माइक्रो आरएनए। क्या फुल फॉर्म है? माइक्रो आरएनए, ठीक है। और एसएनआरएनए का फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन वर्टेब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स of which organ play a crucial role
इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहा है ये, डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहा है ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, है ना। वो भी कौन कैरी कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है ये। तो इसका आंसर सिंपल डी है। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन उठाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे उठाया गया। इन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, स्मूथ SER प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। सिंपल यही पूछा हुआ है। कौन से सेल्स में? देखो सिंपल ही लिखा हुआ है वो, लाइन टू लाइन, लिवर सेल्स में। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ इंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड ऑन। अब देखो इंजाइम कैटलिस्ट की बात कर रहा है ये, कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो जो सबस्ट्रेट है उस पर क्या कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर और pH, ये चारों पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है उनमें एक एक दिया हुआ है, ओनली वन ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड pH, टेम्परेचर का इसका कोई लेना देना नहीं, इसमें ये बोल दिया। फिर एक में इसमें क्या कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एलिमिनेट कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि नॉट pH एंड सबस्ट्रेट को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं, ये जो चारों एक साथ है यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, हावेवर। अब देखो अभी 2024 में क्वेश्चन आया, ग्लाइकोजन हमारे यहाँ पे किस तरीके से ग्लूकोज स्टोर होता है एनिमल्स में, किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन उसका आंसर था। तो वो यही PYQ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, ये बिल्कुल गलत है। ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल्स, ये बिल्कुल सही है। बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल्स, ये सही है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ऐसा नहीं होता। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ प्लांट, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। कहाँ यूज होता है? प्लांट में, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर सेकंड देखो, द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये एनिमल्स की बात चल रही है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सम वायरल इन्फेक्शन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली, प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज। अभी उन्होंने सिंपल ये पूछा है कि प्लेटलेट्स का यूज़ क्या है, एसेंशियल क्यों है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, दे अलॉन्ग विद दी RBC कैरीज ऑक्सीजन। अच्छा, ये इसका ऑक्सीजन कैरिंग में कोई काम नहीं होता, सिंपल ये देख सकते हैं। प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट टू कैरी फूड टू सेल्स थ्रू ब्लड, इसमें भी कोई काम नहीं होता इसका। प्लेटलेट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ये भी कोई काम नहीं। चौथा ऑप्शन, प्लेटलेट हैव रोल इन ब्लड क्लोटिंग, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से हमें RBC का भी रोल पता होना चाहिए। RBC का रोल क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। WBC का रोल क्या है? ये फाइटिंग मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म है इसका काम, ठीक है। और प्लेटलेट्स का क्या काम है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड, है ना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये इसका काम है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखा हुआ अभी है, द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाई हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दिस एंट्री पॉइंट। मान लो कि यहीं में इंजरी हो गई, ये कोई बॉडी पार्ट है और यहाँ से लीकेज होने लगा ब्लड, है ना। अगर ये ब्लड लीकेज होने लगा, अगर जल्दी इस ब्लड को लीकेज को रोका नहीं गया तो हमारे यहाँ पे क्या है, सारा ब्लड फ्लो, इससे क्या है, पर्सन्स की डेथ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या काम आता है? प्लेटलेट्स काम आती हैं। वो क्या काम करती हैं? क्लॉटिंग का काम करती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस बार एक बायोगैस का क्वेश्चन आया हुआ था कि बायोगैस के मेन कंपोनेंट कौन है। तो देखो बायोगैस के मेन कंपोनेंट के लिए जो क्वेश्चन आया वो तो यहीं से कुछ उठाया हुआ है। बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। तो
तो इन्होंने क्या पूछा, मेन क्या है, सबसे मेन, तो सबसे मेन इसका मीथेन है ना। इस बार उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे मीथेन 2024 में पूछा हुआ था, मीथेन, CO2 एंड नाइट्रोजन, ये उन्होंने इस बार पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस बार इन्होंने, इससे पहले क्या पूछा हुआ था कि सिंपल, तो इसलिए जो जो टॉपिक हमारे PYQ में आ जाती हैं वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बायोगैस इंपॉर्टेंट हो गया, अब वो किसी भी फॉर्म में बायोगैस का कोई क्वेश्चन पूछ सकता था, 2023 में आया था। तो हमारा ये जिम्मेदारी बनती थी कि बायोगैस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम तैयार करके जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब ये फ्री फॉल के बारे में पूछा हुआ है। फ्री फॉल क्या होता है, सिंपल देखो कि कोई भी चीज़ गिर रही है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और कोई फोर्स काम नहीं कर रही उस पर, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। अब देखो, इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं ये गलत है। इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी गलत है। इट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म का तो इससे कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता। इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब देखो ऊपर वाले 3 गलत हो गए, तो डी तो हमारा सही होने वाला ही था, वैसे भी आंसर यही है, इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्री फॉल के कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही होती है, इस वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज अ कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थर्ड। अब देखो बार बार ये मैं ये साइड में क्यों लिखता हूँ, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो उसका कीवर्ड लिखने के पीछे कंसेप्ट मेरा सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देखो ये टॉपिक हमें ध्यान से तैयार करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसमें दिया हुआ है ना। तो आपको ढंग से पता होना चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परमेबल रॉक डेट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। तो ये किसकी बात कर रहा है, इसका आंसर बी है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज अ परमिएबल रॉक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका जिम्मेदारी क्या बनती है कि ये ग्रेनाइट के बारे में आप जान के रखो, ये क्वार्जलाइट के बारे में जान के रखो, ये सिल के बारे में भी जान के रखो, क्योंकि हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन हो, ठीक है। PYQ एनालिसिस से हमें सिर्फ आंसर पता करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 2 kHz हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर इन अ गिवन मीडियम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस 2.1 किलोमीटर। ये न्यूमेरिकल है, सिंपल, सीधे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 3 सेकेंड्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब मिसेबल लिक्विड्स, अब ये सेपरेशन से रिलेटेड है, सेपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसने बोला है कि 2 मिसेबल मतलब वो मिल चुके हैं आपस में, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है, तो सफिशिएंट डिफरेंस वाले केस में हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। अगर मान लो कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर containing 2 miscible liquids that boils without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। क्वेश्चन ये था, ठीक है। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 and more miscible liquid for which the difference is boiling point less than 25 K, उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सिंपल ये NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन में लिखा हुआ है कि अलाउज आर मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट ये फिर बाकी सब तो गलत हो ही जाते हैं, यही है सिंपल आंसर हमारा ए, अलाउज आर मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फलरेंस, डायमंड एंड ग्रेफिन्स आर
तो इनका ये सिंपल ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ये सब। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखा हुआ भी है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, देखो ये रहा ग्रेफाइट, डायमंड और C60। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना चाहिए कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है, इसका क्या है टेट्राहाइड्रल है डायमंड का, और इसका कैसा है C60 फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। ठीक, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, बॉक्स से, इसलिए हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे बॉक्स हो चाहे एक्टिविटीज़ हो। साइंस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बॉक्स हो एक्टिविटीज़ हो, लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है उठा के वो, है ना। डायग्राम कोई दिया है, किसी से भी उठा के वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एक्वास सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज़ नोन एज ब्राइन। तो इन्होंने पूछा है कि ब्राइन को क्या, ब्राइन का जो नाम क्या है, केमिकल फॉर्म सॉल्ट इज, उसको ब्राइन का क्या सॉल्ट है, तो उसका सॉल्ट सिंपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये बहुत सारी जगह पे ब्राइन यूज़ होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है हमें, है ना, तो उन सब जगह में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी जगह पे ये सब यूज़ होता है ब्राइन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये दिया हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन इट डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड। तो यूरिया फॉर्मेशन की बात कर रहा है, यूरिया किससे बनता है, कौन सी चीज़ें जिनका डाइजेशन या जिन फूड कंपोनेंट कौन सा है जिसकी वजह से बनता है, तो वो अमीनो एसिड्स होता है। जैसे हमें पता है यूरिया का मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, अमीनो एसिड्स में फॉर्मेशन में मेन कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन। तो हम इस तरीके से भी इसको हिंट के जरिए भी सॉल्व कर सकते थे कि भाई नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है तो नाइट्रोजन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड इट सराउंड्स द सेल्स, द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इज। तो सिंपल है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है, लिम्फ डज नॉट कंटेन RBC, बस यही आंसर है। ब्लड में RBC होता है जबकि लिम्फ में RBC नहीं होता है, इसमें WBC होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंजाइम्स सच एज एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस आर रिक्वायर्ड, इट इज सीक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू। अब ये पूछ रहा है कि जो हमें कार्ब्स, फैट और एंजाइम के डाइजेशन के लिए जो ये लगते हैं, जो एंजाइम्स हैं एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस, कौन से एंजाइम्स, एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ठीक है, एमाइलेस का किसके लिए है, कार्ब्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए लगता है ये। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए लगता है, लाइपेस फैट डाइजेशन के लिए लगता है। तो ये इनको सीक्रेशन के लिए जो ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है, तो कौन से जूस सीक्रेट होते हैं, तो वो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। ठीक है, वो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो ये होते हैं, उसका ये पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग, इट इज़ फॉर्म्ड। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि हम दौड़ रहे हैं अचानक से हमारे ना पैरों में दर्द होने लगा, तो वो पैरों में दर्द जनरली क्या है कि देखो आपके पैर काम कर रहे हैं, पैर हैं दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या, वहाँ की जो सेल्स हैं उनको लगा कि यार हमारे यहाँ पे ना ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई है ना, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट क्या हुआ, बढ़ गई, क्या हुआ, सेल्स में बढ़ गई। तो वो सेल्स क्या करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड करो, ज़्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए वो काम करेंगे, है ना। और ऐसी कंडीशन बन जाए कि भाई ग्लूकोज जितना चाहिए उतना पहुँच नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो क्या करने लगेंगे, एनर्जी फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। जब ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो ये लैक्टिक एसिड का काम क्या होगा, इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा कि ये लैक्टिक एसिड का काम क्या होगा। तो इसका काम सिंपल है, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। देखो हमें ज़रूरत क्या है, ग्लूकोज की तो ज़रूरत है, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम फैट, फैट तो है ही नहीं हमारे पास उस टाइम पे,
टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम लंग्स, इसका भी कोई मतलब नहीं। टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम विटामिन, इसका भी कोई मतलब नहीं। यहाँ ग्लूकोज की बात चल रही कि ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन ग्लूकोज टूटने की जो क्रिया है, जो क्रिया है वो कब कैसे होगी, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, हमें एनर्जी देगा ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक, अच्छा ये क्वेश्चन ड्रॉप किया था यूपीएससी ने, ये क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन है, और लेकिन ये ध्यान रखो कि हर 1-2 साल में मैं देख रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो, है ना। दो ये एक न्यूमेरिकल था, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सिंपल क्या बोल रहे हैं, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर, उसको 4 पार्ट्स में काट दें, 1 2 3 4, 4 पार्ट। देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर बोल रहे हैं कि अब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पहले सीरीज में थे अब पैरेलल में लग गया। अब कैसे जा रहा होगा करंट, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक, इस टाइप से कनेक्ट कर दिया उसे। अब देखो मान लो जो भी हो, ये 4 का था, 1 1 1 1, यहाँ भी बचा 1 1 1। जनरली इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जैसे जब भी पैरेलल में किया जाता है वो अपने स्क्वायर हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है वो। जैसे ये 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया तो 4 गुना बढ़ जाएगा ये, तो पहले से 1 1 4 हो चुके थे, टोटल 4, और ऊपर से 4 गुना और बढ़ जाएगा इंटू 4। तो इसका आंसर करेक्ट जो 1/16 निकलेगा। तो देखो सिंपल जब सीरीज़ में लगाया जाता है तो हम क्या करते हैं कि प्लस कर देते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो इस कंडीशन में तो हमारा 4 निकल आता है सिंपल। लेकिन जब वो सीरीज़ में लगाया जाता है तो क्या करना पड़ता है हमें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये सीरीज़ के लिए फॉर्मूला है, ठीक। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक बार ध्यान से देखते हैं क्या बोला। इन एक्सपेरिमेंट 1 अ बार मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड द कंडक्टिंग वायर लूप एक्सियली with the magnet's north pole facing the loop. In experiment 2, the same process as in experiment 1 is repeated except that south pole of magnet faces the loop. ठीक है, तो एक में क्या कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहे हैं कि साउथ फेस कर रहा है लूप को। फिर बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पहले तो मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, ऑप्शन सी को पढ़ो। नो करंट विल फ्लो इन आइदर ऑफ 2 केसेस, ये गड़बड़ है, इसका कोई मतलब नहीं, ये ज़बरदस्ती का ऑप्शन बनाया। मोर करंट विल फ्लो इन द लूप, करंट से तो इसको कोई लेना देना ही नहीं है ना, कोई मतलब बनता ही नहीं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप विल बी सेम भी नहीं हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से बनाया उन्होंने कि ऐसा लगे कि देखो कितना टफ सा क्वेश्चन बन गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप विल बी अपोजिट नेचर इन बोथ एक्सपेरिमेंट। अगर नॉर्थ में जा रहे हो तो जो डायरेक्शन होगी करंट की, उसकी जस्ट अपोजिट होगी जब साउथ आएगा, तो जस्ट अपोजिट होगी साउथ के केस में, सिंपल, ठीक है, ये कंडीशन बनती है। तो इसी के साथ हमारे क्या है, जो 2023 के जो क्वेश्चन हैं साइंस के वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के जितने क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको लगता है मुझे किसी कंटेंट की आवश्यकता है, मुझे इस टॉपिक पे कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो कि सर इस सब्जेक्ट पे मैं कुछ प्रोवाइड करवा दीजिए। और आपको लगता है कि इन वीडियो में कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के जो भी PDF है उस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, CAPF विद कुमार चैनल में जाना है, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, आप सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको इसके PDF मिल जाएंगे, इसके PDF आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।